बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की इब्तिदाई रुकनीत की इख्तियार। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस में इस वक्त नई क़यादत को नहीं मिलती मंजूरी, कांग्रेस में रहकर अवामी खिदमत करना अब मुमकिन नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का बहरान बरकरार। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की 22 अरकान असेंबली ने भी दिया इस्तीफा। येस बैंक ने अपने सार्फिन को दी बड़ी राहत। बैंक सार्फिन नेफ्ट और IEPS के जरिए अपनी EMI और क्रेडिट कार्ड बकाये की कर सकते हैं अदायगी। और मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक कुल 60 मामले आए सामने। ज़राए के मुताबिक मुतासरा लोगों के राब्ते में आए 1400 लोगों को रखा गया है डॉक्टरों की निगरानी में। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। कांग्रेस के साबिक लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सदर दफ्तर में मुनक्किद एक तकरीब में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने उन्हें पार्टी की इब्तिदाई रुकनीत इख्तियार कराई। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में नई क़यादत को मंजूरी नहीं मिलती। कांग्रेस में रहते हुए अब अवामी खिदमत का काम मुमकिन नहीं रह गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वहां अब ट्रांसफर का कारोबार चल रहा है, बदउनवानी का बोलबाला है। सिंधिया ने कहा कि 2018 में सरकार बनाते वक्त हमने जो इंतखाबी मंशूर बनाया था उसके मुताबिक किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नहीं हैं। मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब ये स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने
मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। मध्य प्रदेश में सियासी बहरान जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर मध्य प्रदेश में अफरा तफरी मच गई। सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की 22 मेंबरान असेंबली ने भी इस्तीफा दे दिया, जिससे कमलनाथ सरकार अब खतरे में है। दरअसल कांग्रेस ने कहा कि उसने सिंधिया को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के सबब पार्टी से निकाल दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के खतरे में होने की बात कबूली। इस दरमियान बीएसपी और एसपी के एक रुकन असेंबली ने बीजेपी लीडर शिवराज चौहान से मुलाकात की। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चल रहा सियासी संकट होली के दिन अपने चरम पर पहुंच गया। मंगलवार को जब पूरा देश होली के रंग में रंगा था, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पहुंचे। ये बैठक करीब घंटे भर चली और फिर दोनों नेता निकल गए। मुलाकात के बाद सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने जो त्याग पत्र साझा किया है, उस पर 9 मार्च की तिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे त्याग पत्र में सिंधिया ने कहा, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि पिछले 1 साल से ये मार्ग प्रशस्त किया गया है। अपने राज्य और देश के लोगों की सेवा करना मेरा हमेशा से मकसद रहा है। मैं इस पार्टी में रहकर अब ये करने में अक्षम हूँ। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह उनको अपमानित किया, जिस तरह से उनका उपयोग तो चुनाव से पहले किया, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह अपमान के घूंट पीकर भी वो काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की भाषा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने बोला, उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है और फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहते हैं। कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक त्याग पत्र दे चुके हैं। तब इस बात से साफ दिशा दिख रही है कि कांग्रेस अल्पमत में आ गई है। जब तक वहां थे तब तक महाराजा थे और आज माफिया हो गए। ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को शोभा नहीं देते। जो आज महाराज नहीं कर पाए वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने करा, मेरे भतीजे ने करा। और आज ये खुशी की बात नहीं है, ये दिल की बात है और दिल में बहुत हमें खुशी लगती है कि वो आ गए हैं वापस। सिंधिया के कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद मध्य प्रदेश में मची सियासी उठापटक तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस सरकार से नाराज कांग्रेस के बागी हुए विधायकों का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया। मंगलवार सुबह को कांग्रेस के सिंधिया खेमे के 19 विधायकों ने ईमेल से राजभवन को अपना त्याग पत्र भेज दिया। सिंधिया खेमे के ये कांग्रेसी विधायक बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। शाम होते होते बढ़कर ये संख्या 22 तक पहुंच गई। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एंदल सिंह कंसाना और देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के ही विधायक मनोज चौधरी ने भी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी विधायक बिसाहू लाल सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता लेने के साथ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, जो मेरे सामने रखा है। और आज मैं माननीय हमारे गरीबों के किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता। इस सियासी भूचाल के बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार संकट में नजर आ रही है। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है पूरी तरह से जा रही है। और बीजेपी आ रही है क्या? अगर खाली जगह हुई तो बीजेपी जरूर आएगी। तो रणनीति हमें बनाने की जरूरत क्या है, वहीं भगदड़ मची हुई है। हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि उसने सिंधिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस से बाहर निकाल दिया है। पार्टी ने माना कि कमलनाथ सरकार संकट में है। पार्टी की हालात हर वक्त समान नहीं रहते। कभी पार्टी अच्छा हालत में रहते, कभी पार्टी की हालात अच्छा नहीं रहते। तो ये तो हर पार्टी की है ना। पार्टी का तो नुकसान जरूर होंगे। मध्य प्रदेश में हमारा सरकार लगता है नहीं बच पाएगा।
सियासी सरगर्मियों के बीच बीएसपी और समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। हालांकि चौहान ने कहा कि ये रंगों के त्योहार होली के अवसर पर एक शिष्टाचार भेंट थी। दोनों दलों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस नीति सरकार को समर्थन दिया है, इसलिए चौहान के साथ उनकी इस मुलाकात को बदलते राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आस्था जताने वाले अपने मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों को तत्काल हटाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि कैबिनेट बैठक में मौजूद करीब 20 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रति आस्था जताते हुए सोमवार देर रात को उन्हें अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन किया जाएगा। तमाम उठापटक के बीच भोपाल में दोनों दलों के विधायक दलों की भी बैठक हो रही है। फिलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की नई दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसमें राज्यसभा के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह समेत कई मरकजी वुज़रा ने शिरकत की। 17 रियासतों से राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को इंतखाब होना है। वोटिंग के 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती की जाएगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटों के लिए इंतखाब होगा। तमिलनाडु से 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार और मगरबी बंगाल से 5-5 सीटों, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश से 4-4 सीटों के लिए इंतखाब होना है। राज्यसभा के लिए असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से 2-2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से राज्यसभा के लिए 1-1 उम्मीदवार का इंतखाब किया जाएगा। बुहरान में घिरे येस बैंक के सार्फिन को कल एक बड़ी राहत मिली। बैंक ने अपने सार्फिन को दीगर बैंक के अकाउंट से अपने लोन की EMI के साथ साथ क्रेडिट कार्ड के बकाये की अदायगी करने की मंजूरी दी है। बैंक ने कहा कि इसने IMPS और नेफ्ट के जरिए इनवर्ट पेमेंट को इनेबल कर दिया है और सार्फिन अपने खातों से लोन की EMI के साथ साथ क्रेडिट कार्ड का बकाया भी अदा कर सकते हैं। येस बैंक ने ट्वीट कर कहा कि IEPS और नेफ्ट खिदमात अब बहाल हो गई हैं। आप दूसरे बैंक खातों से येस बैंक के क्रेडिट कार्ड या बकाया और जो कर्ज देनदारियां हैं उसकी अदायगी कर सकते हैं। ATM भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं और सार्फिन मुकर्ररा रकम निकाल सकते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक कुल 60 मामले सामने आ चुके हैं। आज 10 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 8 केरल, 1 राजस्थान और 1 दिल्ली का केस रोशनी में आया है। इसके अलावा ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 948 मुसाफिरों को भारत सरकार ने दूसरे ममालिक से निकाला है। भारत ने अपने 900 शहरियों के अलावा दूसरे मुल्कों के 48 शहरियों को भी निकाला है। मुतासरा लोगों के राब्ते में आए 1400 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा 25 मर्दों, 31 खवातीन और 2 बच्चों का पहला ग्रुप कल ईरान से भारत पहुंचा। इन सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। काबीना सेक्रेटरी ने मुल्क में कोविड-19 मामलों की सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुताल्लिका वजारत और महकमों के सेक्रेटरीज के साथ एक आला सतही मीटिंग की। भारत आने वाले सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को अपनी सेहत की खुद निगरानी करने और क्या करें क्या ना करें हिदायत पर अमल करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में चीन, हांगकांग, कोरिया रिपब्लिक, इटली, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी का सफर करने वाले मुसाफिरों को 14 दिनों के लिए खुद को अलग रखने के लिए कहा गया है। इस दौरान इनके एम्प्लॉयर्स को ऐसे मुलाजमीन के लिए घर से ही काम करने की सहूलत देने की सलाह दी है। वीजा पर पहले से ही जारी पाबंदी के अलावा फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के शहरियों के सभी रेगुलर वीजा और ई वीजा समेत जो कि 11 मार्च 2020 तक या पहले जारी किए गए हैं, भारत नहीं पहुंचे हैं, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा चीन, इटली, ईरान, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी का सफर न करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही वजारत सेहत ने हिंदुस्तानी मुसाफिरों को गैर जरूरी गैर मुल्की सफर से बचने की सलाह दी है। मुसाफिरों को इस वक्त उन मुल्कों का सफर न करने की हिदायत दी गई है जहां पर कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। वहीं मरकजी वजारत सेहत के तर्जुमान संजीव कुमार ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा 6 नए मामले सामने आए हैं।
कोरोना वायरस के केसेस का सवाल है। भारत में अब तक 50 कंफर्म्ड मामले आए हैं। कल घोषित 44 पॉजिटिव मामलों के बाद बेंगलुरु से 3 पॉजिटिव मामलों की रिपोर्ट मिली है, जो दुबई होते हुए अमेरिका से आने वाले पति पत्नी और उनका बच्चा है। पुणे से 2 पॉजिटिव मामले मिले हैं। ये लोग भी दुबई से वापस लौटकर आए थे, पति और पत्नी। और 1 पॉजिटिव मामला फिर बेंगलुरु से मिला है, जो हीथ्रो होते हुए अमेरिका से आए थे। इस तरह अब कुल सक्रिय मामले 50 हो गए हैं। इन मामलों में 34 भारतीय नागरिक और 16 इटली के नागरिक हैं। मीडिया में मुर्शिदाबाद और लद्दाख से जिन 2 व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली थी, इन दोनों व्यक्तियों के कोविड-19 के लिए जो टेस्ट रिपोर्ट मिले हैं वो निगेटिव हैं। इसका अर्थ ये है कि अब तक देश में कोविड-19 से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। उधर ईरान में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने के बाद भारत ने वहां से अपने लोगों को निकालने की मुहिम तेज कर दी है। हिंदुस्तानी फजाइया का एक फौजी तैयारा कोरोना वायरस मुतासरा ईरान से 58 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर मंगल के रोज वापस लौटा। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर तैयारे ने लैंड किया, जहां से मुसाफिरों को एक तिब्बी सेंटर ले जाया गया और उनके खून के नमूने लिए गए। इन सभी को आइसोलेशन सेंटर में 14 दिन तक रखा जाएगा। और 31 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। इनकी फ्लाइट आज प्रातः 9:30 में भारत पहुंची है। फिलहाल इनमें किसी में भी रोग के लक्षण नहीं हैं और ये स्वस्थ हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए बदायूं में भी अलर्ट जारी किया गया है। बदायूं में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए वार्ड कायम किए गए हैं। जिला अस्पताल ने 108 नंबर की एक एम्बुलेंस को भी मुकर्रर किया है, जो जरूरत पड़ने पर सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों को लाने ले जाने का काम करेगी। जिला अस्पताल में वाफिर मकदार में दवाएं, स्ट्रेचर और ब्लड सैंपलिंग के बंदोबस्त किए गए हैं और 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत ने बताया कि 10 बेड के कोरोना वार्ड में नेबुलाइजर, मास्क और सभी तरह की मशीनों का इंतजाम किया गया है। जिले के चीफ मेडिकल अफसर यशपाल सिंह का कहना है कि अभी तक जिले में 6 मुश्तबा लोगों के खून के नमूने लिए गए थे, मगर किसी में भी कोरोना की तस्दीक नहीं हुई है। मेरठ के इंचार्ज वजीर और रियासत के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने आज वेस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के दफ्तर में 14 जिलों के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि गर्मियां आने वाली हैं, इसलिए सार्फिन को 24 घंटे बिजली मिले, ऐसा बंदोबस्त करने के लिए कॉरपोरेशन के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की गई। उन्होंने बताया कि सरकार के पास वाफिर बिजली है और गाँव और शहरों में बिजली सप्लाई सही तरीके से की जा रही है। सरकार के जरिए सरचार्ज और किसान आसान किस्त स्कीम चलाई जा रही है। स्कीम में किसानों का सरचार्ज माफ किया गया है और किसान 24 किस्तों में अपना बकाया जमा कर सकते हैं। सरकार का मकसद सार्फिन को 24 घंटे बिजली दस्तयाब कराना है। अभी 9 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगे हैं और उसमें लगभग टेंटेटिव 350 शिकायतें हमको मिली हैं। वो भी जनवरी में सरकार मतलब कॉर्पोरेशन ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक तरीके से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो उसमें 350 केसेस आए,
जिसमें भी ह्यूमन कहीं ना कहीं एरर था, कहीं फीडिंग गलत हो गई, कहीं कुछ और हुआ। अब 9 लाख मीटर हमने लगाए, उसमें से 350 मीटरों में कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आई। उनको मैं पूरे उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ आपको, उसमें भी हम बदलने का काम कर रहे हैं। दूसरा, स्मार्ट मीटर का एक बेनिफिट ये भी है कि उसमें 2% की बिल में हम छूट देते हैं। स्मार्ट मीटर का ये भी एडवांटेज है कि आपके पास बिल रीडर को आने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पर बिल आ जाता है। अगर आप बिल नहीं दे पाए हैं तो ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर आप पैसा जमा कर देते हैं ऑनलाइन तो आपका कनेक्ट हो जाता है। तो अब उपभोक्ताओं को बिजली घर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम कैसे दें, इसी अभियान के तहत स्मार्ट मीटर का हमारा अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश भर में 40 लाख मीटर स्मार्ट हम लगाने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम आने वाले समय में प्रीपेड मीटर लगाने वाले हैं, जिससे कि तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम अपने उपभोक्ताओं को दें। उपभोक्ताओं का जो बिजली घर पर जाना, उनकी बात को नहीं सुने जाना, ये सबसे निजात उपभोक्ता को मिलेगी। और अब खबरों से मुताल्लिक एक खुसूसी इत्तला। 16 मार्च 2020 से DD-UP पर देखिए समाचार नए अंदाज और नए वक्त के साथ। सुबह 8 बजे फटाफट समाचार, दोपहर 12 बजे और माजूनों के लिए खुसूसी बुलेटिन शाम 4 बजे। बाकी सभी बुलेटिन अपने मुकर्ररा वक्त पर नश्र किए जाएंगे। प्रयागराज के सूबेदारगंज में रेलवे ने एशिया के सबसे बड़े डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की तामीर कराई है। इसके जरिए मालगाड़ियों की ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी। कई खूबियों वाला मशरकी कॉरिडोर लुधियाना से दानकुनी बंगाल और मगरबी कॉरिडोर दादरी से मुंबई तक होगा। सूबेदारगंज के DFCC के मशरकी कॉरिडोर में चलने वाली मालगाड़ियों की निगरानी की जाएगी। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई 1854 किलोमीटर है। गुज़िश्ता बरस सितंबर से DFCC के सूबेदारगंज में बनाए गए कंट्रोल रूम से अब तक 1000 मालगाड़ियों की निगरानी की जा चुकी है। तजुर्बे के तौर पर हर रोज औसतन 7 से 8 मालगाड़ियां भदान से खुर्जा के दरमियान चलेंगी। इसके पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद भदान से खुर्जा और पंजाब से बंगाल तक सभी मालगाड़ियों की मालूमात स्क्रीन पर होगी और कंट्रोल रूम से मुताल्लिक रूट की हर स्टेशन और सिग्नल पर नजर रहेगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम जो बड़े तेजी से चल रहा है, उसमें हम लोगों ने पहली ट्रेन रन की थी खुर्जा से भदान। एक 192 किलोमीटर का सेक्शन है। तो ये सेक्शन अब तैयारी पे है कि इसका अब हम लोग गाड़ियाँ चलाना शुरू करें। तो यहाँ जब हम खड़े हुए हैं, ये ऑपरेटिंग कंट्रोल सेंटर है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का। ये जो कॉरिडोर है 1800 किलोमीटर लंबा है। लुधियाना से शुरू होता है और धानकुनी वेस्ट बंगाल में जाके एंड होता है। तो इस 1800 किलोमीटर का जो पूरा ट्रेन का ऑपरेशन है, वो इस ऑपरेटिंग कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी एक वीडियो वॉल है जो 90 मीटर लंबी है और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वीडियो वॉल है। इसमें पूरा का पूरा जो ट्रेन का मूवमेंट होगा लुधियाना से लेकर धानकुनी तक 1800 किलोमीटर में, वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा कि ट्रेन कैसे मूव कर रही है, कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं। और साथ ही जो इलेक्ट्रिकल के कंट्रोल हैं, सब स्टेशन हैं, उनका इलेक्ट्रिकल का कंट्रोल सिस्टम है, सिग्नलिंग का कंट्रोल सिस्टम है, वो सारा यहाँ से कंट्रोल होगा। तो ये बड़ा ही स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे फैसिलिटी बनाई गई है प्रयागराज में। और ये देश में, हमारे देश में ये एक पहली बार इस तरह का फैसिलिटी बनी। छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए बुजुर्गों को दूसरों पर मुनहसिर रहना पड़ता है। ऐसे बुजुर्गों के लिए इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के तलबा ने ह्यूमन रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट 1 GB रैम, अल्ट्रासाउंड, ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई से लैस है, जिसे डीन एकेडमिक प्रोफेसर GC नंदी और उनके रिसर्च स्कॉलर्स ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। इसका डिज़ाइन बुजुर्गों की सहूलत के मुताबिक बनाया गया है। जिस घर में ये रोबोट होगा, वहाँ के अकेले बुजुर्गों की आवाज़ प्रोग्रामिंग पर सेट कर दी जाएगी। फिर रोबोट वॉइस कमांड पर काम करेगा। जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग चीख कर डॉक्टर या पुलिस को पुकारेगा तो रोबोट दर्ज नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लेगा। साथ ही सेट प्रोग्राम के तहत वो बुजुर्गों को वक्त पर पानी और दवा देता रहेगा और उनके फोन कॉल रिसीव करेगा। प्रोफेसर GC नंदी ने दूरदर्शन को बताया कि रोबोट में अल्ट्रासाउंड सेंसर है जो अंधेरे में भी सामने वाले को अपनी आंखों से स्कैन कर लेता है। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के रिसर्च स्कॉलर श्रुति जायसवाल ने बताया कि रोबोट घर में ज़रूरत के हिसाब से सभी काम करेगा, जिससे घर में अकेले शख्स को कोई कमी महसूस न हो।
एक्चुअली हमारा जो ह्यूमनॉइड रोबोट प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी सारा रोबोट हमारा पास है और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग सोशल बिहेवियर डेवलप कर रहा हूँ ताकि ये हमारा साथ घर का अंदर आके हमारा बात सुन सकते हैं, हमारा जेस्चर से, हमारा बातों से वो हम लोग उसको कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इसके लिए बहुत गहरा रिसर्च हो रहा है। हमारा PhD स्कॉलर्स जो है वो लोग काम कर रहे हैं कैसे मल्टी मोड यूज़ करके रोबोट को कुछ सिखाना है, रोबोट से काम कराना है, ये सब काम हम लोग कर रहा हूँ यूजिंग डीप लर्निंग। इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो डीप लर्निंग है और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। बहराइच की भारत नेपाल सरहद पर 42 बटालियन मुसल्ह सरहदी फोर्स के कारगुजार कमांडेंट शैलेश कुमार ने 1 करोड़ की चरस जब्त की। बटालियन की सरहदी चौकी कोदिया जमुना के पास चौकी इंचार्ज पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी खुफिया टीम की तरफ से इत्तला मिली कि नेपाल की जानिब से एक मुश्तबा शख्स झोला लेकर भारत की सरहद में दाखिल होने वाला है। इस शख्स की तलाशी ली गई और उसके झोले से चरस बरामद की गई। कमांडेंट ने बताया कि चरस को सीज कर दिया गया है, जिसकी कीमत आलमी बाजार में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। चरस समेत मुलजिम को पुलिस स्टेशन मल्हीपुर के सुपुर्द कर दिया गया। संभल जिले में होली के मुख्तलिफ रूप नजर आए। होली के रंग में डूबे लोगों ने फिल्मी गीतों पर थिरकते हुए होली मनाई, तो कहीं लोगों ने होलियारे गाते हुए ढोलक की थाप पर जमकर रक्स किया और एक दूसरे को गुलाल लगाया। वहीं कुछ लोगों ने फूलों की होली खेली। चंदौसी में आज़ाद रोड पर जश्न होली मुनक़िद किया गया, जिसमें मुरादाबाद से आए आचार्य धी शानदास के जरिए भजन संध्या और फूलों की होली मुनक़िद की गई। चित्रकूट में बुंदेलखंड की लोक रवायत फाग की अपनी अहमियत है। बुंदेलखंड की फाग मौसीकी सबसे निराली है। होली पर गांव-गांव में चौपालों पर नगड़िया, ढोलक, झींका, मजीरा की धुन पर फाग गाया जाता है। ऐसा ही नज़ारा पहाड़ी ब्लॉक के चकला गांव में नजर आया, जहां आसपास के गांव से आई फाग टोलियों ने गीत पेश कर समा बांधा। लोक गायक शीतल प्रसाद के गीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान गांव के लोगों ने ठंडाई का भी खूब लुत्फ उठाया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। बुंदेलखंड में फाग की अपनी तारीख रही है। कभी ये रवायत बसंत से शुरू हो जाती थी और रंग पंचमी तक चलती थी, लेकिन अब ये सिर्फ होली का दहन के आसपास महदूद होकर रह गई है। होली जितनी मुख्तलिफ रंगों के लिए जानी जाती है, वहीं तरह तरह के पकवानों के लिए भी मशहूर है। वाराणसी में होली में ख़ास पकवानों की बात की जाए तो मालपुए, दही बड़े, गुजिया, पापड़, चिप्स और कई किस्म के नमकीन शामिल किए जा सकते हैं। होली के दूसरे दिन एक दूसरे के घर आने वाले मेहमानों का जहां लोग रंग लगाकर इस्तकबाल करते हैं, वहीं उनको गुजिया और मालपुओं के साथ नमकीन और पापड़ पेश करते हैं। दुकानदार विवेक यादव ने बताया कि होली के 2 दिन पहले से गुजिया और मालपुए की खरीदारी शुरू हो जाती है और 2 दिन बाद तक लोग इसे खरीदते रहते हैं। श्रावस्ती में होली पर नौजवानों ने जमकर हुड़दंग किया। दिन भर नौजवानों की टोली म्यूजिक पर रंगों के साथ होली खेलती रही और जगह जगह होली के हुलियारे गलियों में घूमते नजर आए। वहीं हसास और बहुत हसास इलाकों में पुलिस की नजर रही। भिंगा, गिलौला और नासिरगंज में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर होली की मुबारकबाद दी। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। शब बखैर।